मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक आचार्य पद के साक्षात्कार हेतु तैयारी कैसे करें। अक्सर मेरे युवा और विद्यार्थी सब्सक्राइबर्स ये प्रश्न मुझे भेजते रहते हैं, कई बार अपने कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, इस पर वीडियो बनाएं। उनके खास आग्रह को ध्यान में रखते हुए मैंने विचार किया कि इस दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि मेरा मूल उद्देश्य कोई प्रतियोगी परीक्षा या किसी नौकरी के लिए तैयारी करवाना नहीं है, बल्कि इतिहास के एक जो संतुलित अप्रोच है वो आपके समक्ष रखने का मेरा विचार रहता है। किंतु आज मैं एक ऐसे विषय पर बात कर रहा हूं जो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही इसमें बात करूंगा। क्योंकि इस वीडियो को मैं शुरू करूं उसके पहले मैं चाहूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके अपना मेरा उत्साहवर्धन करें। तो मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को सुनने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जैसा हम जानते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक पदों पर अपना करियर बनाने वालों की जो शुरुआत है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से होती है। ये जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन संस्थानों में जहाँ पर डिग्री के लिए पढ़ाई करवाई जाती है वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर एक बिगिनिंग होती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं ये विश्वविद्यालयों में भी होते हैं, महाविद्यालयों में भी होते हैं, निजी महाविद्यालयों में भी होते हैं और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में भी होते हैं। सबके चयन की प्रक्रिया वैसे तो अलग अलग है, किंतु मोटे तौर पर एक जैसी ही प्रतीत होती है, क्योंकि वो एक ही तरीका रहता है कि साक्षात्कार एक तरीका है। किंतु अभी कुछ अंतर आ गया है। जैसे विश्वविद्यालयों में अपनी चयन समिति होती है और उस चयन समिति में भी एक्सपर्ट्स होते हैं और दूसरे लोग होते हैं। उस पर मैं अलग से बात करूंगा। आज जो मैं खास तौर पर बात करूंगा वो करूंगा राजकीय महाविद्यालयों में रोजगार के लिए जो साक्षात्कार लिए जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसकी तैयारी कैसे करें। क्योंकि अब निजी महाविद्यालयों का अपना तरीका है, निजी महाविद्यालयों का तो कोई तरीका ही नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि उनके यहाँ कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो कोई ग्रेड तो देते नहीं है और अपनी मन मर्जी से किसी को वो रख सकते हैं। तो प्रॉपर कोई ना इंस्पेक्शन है ना मॉनिटरिंग है उनके ऊपर, इसलिए उनको तो फ्री छोड़ ही दिया गया है, इसलिए उस पर बात करना ही व्यर्थ है। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ राजकीय महाविद्यालयों की। तो भारत के सभी राज्यों के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की नियुक्ति हेतु वहाँ के लोक सेवा आयोग को ही सौंपा गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ उच्च शिक्षा आयोग अलग से बना दिया गया है और उच्च शिक्षा आयोग ही भर्ती का काम करता है। लेकिन मोटे तौर पर जैसे हम बात करें राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, गुजरात की, हरियाणा की, पंजाब की, इन सभी जगह पर जो लोक सेवा आयोग हैं राज्यों के, उन लोक सेवा आयोगों को ये दायित्व सौंपा गया है कि वे असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए साक्षात करें। तो चयन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सभी लगभग जो लोक सेवा आयोग हैं उसमें एक ही तरीका है, एक रिटन परीक्षा होती है। रिटन परीक्षा का उद्देश्य कभी केवल शॉर्ट लिस्टिंग करना था ताकि अधिक प्रत्याशियों को नहीं बुलाना पड़े और जो क्वालिफाई करते केवल उनको बुलाएं। किंतु ट्रांसपेरेंसी की जब सवाल उठा तो ये तय हुआ कि जो लिखित परीक्षा है उस लिखित परीक्षा के अंकों को चयन में शुमार किया जाए और जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, उस साक्षात्कार का अंश कम से कम हो ताकि उसमें एक फेयर सिलेक्शन हो सके। ये मान्यता रही, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन जो राजकीय महाविद्यालय हैं उनमें चयन के लिए जो लोक सेवा आयोग है वो किस तरह से काम करता है, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जब सिलेक्शन के लिए जैसे आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया तब आपकी बारी आती है कि आप साक्षात्कार के लिए तैयारी करें। तो ये तो तय है कि जब आपने रिटन क्वालिफाई किया तो इस स्तर पर आप अपने आपको अपने जो आत्मविश्वास है उसमें वृद्धि हुई, क्योंकि आपने जो ज्ञान अर्जित किया
उसके प्रतिफल के रूप में आपको सफलता प्राप्त हुई। अब क्या होता है कि जब साक्षात्कार के लिए आते हैं तो सबसे बड़े जो हमारे ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव होते हैं, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल कुछ प्रेशर्स हैं, और वो प्रेशर्स अनेक कारणों से क्रिएट हो जाते हैं। उसमें मैं ज्यादा बात क्या करूं, लेकिन ये है कि एक तो भय, भय किस बात का रहता है, एक ही भय रहता है असफल ना हो जाए। तनाव इसलिए कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। निराशा इसलिए आती है कि अगर सफलता नहीं मिली तो निराशा की ओर बढ़ते हैं। और एक उत्सुकता और चिंता रहती है कि ये कैसे इंटरव्यू होगा, क्या होगा। तो इसमें हम आज अधिक जो है मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस ना करें और भय, तनाव और निराशा से मुक्ति का कोई तरीका अपनाएं। जैसे मैं आपको, हम सब लोग आम बोलचाल की भाषा में भी ऐसी बात करते हैं कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि आपको आपके व्यक्तित्व प्रबंधन का भी एक बहुत बढ़िया दर्शन देता है। और गीता में जो हम कई बार उसकी आलोचना भी कर देते हैं कि गीता में जो कर्म का संदेश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कर्म करने मात्र में तेरा अधिकार है, फल प्राप्ति में नहीं। ऐसा नहीं है कि कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में है। और कर्म आप करिए तो आपको कंसंट्रेट कर्म पर होना है। और गीता में यही कहा है कि वो इसलिए है कि जो आपकी का जो विश्वास है, जो आपकी आस्था है, वो आसक्ति जो है, वो आसक्ति आपकी केवल कर्म में रहे। वो फल में अगर आसक्ति हो गई तो जो कर्म के लिए कंसंट्रेट होकर के जो प्रयास करना है वो उसमें कमी रह जाएगी। इसलिए फल में आसक्ति मतलब उसकी ओर पहले आसक्त मत हो जाओ कि फल में सोच लो कि नेगेटिव हो गया तो इसी तरह के दुष्परिणाम होंगे, अगर पॉजिटिव हो गया तो मैं ये करूंगा। तो ये जो है पहली चीज ये है कि हम परिणाम पर ज्यादा ना सोचें, बल्कि हम कर्म पर सोचें कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। कई बार कहते हैं भाई पदों की संख्या कम है इसलिए लोग निराश होने लगते हैं। तो जो पदों की संख्या कम है इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो साक्षात्कार देने जा रहे हैं हम 100% चयन करने के लिए जा रहे हैं। किंतु किन्हीं कारणवश ना भी होता है तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो भविष्य में भी काम आता है। और पदों की संख्या कम है इसे सोचकर आप ये क्यों ना सोचें, जो भी साक्षात्कार देने वाला है कि पद उसके लिए ही है, तो वो कम से नहीं घबराएं। दूसरा क्या होता है कि जो परिणाम की चिंता है उससे मुक्ति सबसे पहली चीज है, क्योंकि उससे पहले ही अगर आपने चिंता शुरू कर दी तो आपका जो एफर्ट है इंटरव्यू के लिए, जो एफर्ट है वो एफर्ट जो है कमजोर पड़ जाएगा। तो उस एफर्ट को किस तरह से आप और प्रभावी बना सकें। कई बार आपके दिमाग में ये आता है कि अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले जो अनफेयर मीन्स तो रिटर्न में किसी ने कर दिया हो तो क्या कर लो, तो इंटरव्यू में भी हो सकने की संभावना है। लेकिन आप ये मत सोचो कि अनुचित साधनों का जो प्रयोग करेंगे, अनुचित साधनों के प्रयोग करने वालों को सफलता मिलेगी, या तो वो किसी को प्रभावित करते हैं या जो भी तरीके होते हैं उस पर वो कोई यहाँ डिस्कशन का विषय नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं विसंगतियां तो मिलेंगी ही। और जहां तो इसलिए उस पर हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। जो लोग अनफेयर मीन्स पे चलते हैं उनकी अपनी दुनिया है और अनफेयर मीन्स के क्या परिणाम होते हैं वो जाने। दूसरी बात यह, जब साक्षात्कार के लिए हम आते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम अपने जो आउटफिट है, अपने ड्रेस पर ठीक से ध्यान दें। और जो ड्रेस हो वो जरूरी नहीं है अट्रैक्टिव हो, दूसरे को अट्रैक्ट करे, रादर इट शुड बी मतलब ये आपके लिए आरामदायक और कंफर्टेबल, मतलब इट शुड बी कंफर्टेबल, आप खुद को सुखद महसूस करें। दूसरी बात क्या होता है, रंग के कपड़ों का चयन आप बिल्कुल करें। किंतु कई बार हम अंधविश्वास में फंस करके नीला रंग ठीक है, पीला रंग ठीक है, काला रंग ठीक है, सफेद रंग ठीक है, तो उस तरह की जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशियस जो सोच है उससे मुक्त रहें, कि वो अंधविश्वास है। अंधविश्वासों के साथ अपने को नहीं चलना। हाँ, आपको कोई जो रंग है वो आपकी पसंद का है तो वो आप जरूर पहने। दूसरा क्या होता है, कई बार हम ऐसे कपड़े जो घिस-पिट गए होते हैं लेकिन वो कहते हैं साहब दिस इज मतलब प्रूव सक्सेसफुल ड्रेस, तो हम वही पहनने को लगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो है आरामदायक ऐसे कपड़े पहने ताकि आपका निरंतर ध्यान साक्षात्कार के दौरान अपने आउटफिट पर न हो। आउटफिट को भूल जाओ कि आपने क्या धारण किया हुआ है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इस तरह से जूता भी आरामदायक ही रहना चाहिए। ये नहीं कि फिर वहां कोई जूता खोल रहे हो, लगा रहे हो, पाँव में दिक्कत हो रही है। दूसरा, अंधविश्वास से मुक्त होकर आत्मविश्वास से भरपूर होकर आए, अपने ज्ञान पर भरोसा करें और आपको सब कुछ आता है ये सोच करके आप चलें। क्योंकि जब कई बार आप मन ही मन रिवाइज करते हैं तो समटाइम्स एक डिसअपियर हो जाता है आपके पटल पे से, भाई ये चीज तो मैं बहुत पढ़ा था, भाई कैसे गायब हो गई। ऐसा कुछ नहीं है।
वो आपकी जो अनइजीनेस है, घबराहट है, उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है। आप ये समझ लीजिए कि जब आपके समक्ष प्रश्न आएगा तो उत्तर स्वतः ही निकल करके सामने आ जाएगा। इस बात पर आप भरोसा करें कि वो आपने पढ़ा है, तैयारी की है, तो वो व्यर्थ नहीं जा सकती। जो अब जिस तरह से जो साक्षात्कार जब शुरू होते हैं तो साक्षात्कार के समय एक समय तय किया जाता है। सभी प्रत्याशी उस समय पे पहुंचते हैं और कुछ प्रत्याशी उससे पहले पहुंच जाते हैं। पहले पहुंचने में भी कोई बुराई नहीं है। पहले पहुंचने से आप थोड़े से इजी हो जाते हैं, क्योंकि वहां जो और प्रत्याशी आए हुए हैं उनके साथ बातचीत हो जाती है और सही समय पहुंचोगे तब भी पर्याप्त समय दूसरे प्रत्याशियों के साथ इंटरेक्ट करने का मिलता है और इंटरेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम मोनोटोनसली एक कोने में बैठ गए और अपना फिर दिमाग घुमा रहे हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना, क्या क्या पूछा जा सकता है, कल्पना कर रहे हैं, जो उनका प्रश्न और उत्तर स्वयं सोच रहे हैं, सोचो, वो भी कोई बुराई नहीं है। किंतु जब इंटरव्यू के पहले बिल्कुल उससे मुक्त हो जाएं, आपस में बातचीत करके जो 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 तनाव है म्यूचुअल, मतलब एक म्यूचुअल रिलीफ आप सबको आपस में मिलेगा। इसलिए कभी आइसोलेट होकर के ना बैठे, बल्कि उस समूह में जब आए हैं तो उसमें इंटरेक्ट करें और इंटरेक्ट करके ऐसे परिचय लें या क्या विषय, क्या थीसिस, क्या पेपर, इस तरह की बातें आप करें तो उससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और जो तनाव का स्तर है वो घटेगा। तो तनाव ना हो इसलिए इस तरह के तरीके अपनाने चाहिए। जो साक्षात्कार करने वाला जो भी प्राधिकरण है, चाहे वो लोक सेवा आयोग है या कोई चयन बोर्ड है या कोई चयन समिति है, जो भी प्राधिकरण है साक्षात्कार करने वाला, तो जो प्राधिकरण के अधिकारी सबसे पहले आप जब पहुंच जाते हैं राइट निर्धारित समय पर, निर्धारित जगह पर, तो वो आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक करता है, प्रत्याशियों की आइडेंटिटी वगैरह चेक करता है और ये सब चेक करने के बाद उनको कोड नंबर जो है दे देता है। उस कोड नंबर के आधार पर ही क्रम से बुलाया जाता है। तो अपने क्रम पर बिल्कुल तैयार रहें और फिर से मैं वही कहना चाहता हूं कि तनाव की स्थिति नहीं आने दें। जो साक्षात्कार समिति है, जो भी मतलब जो सिलेक्शन बोर्ड है, उस सिलेक्शन बोर्ड जो है उसके समक्ष जब जो ही आप प्रवेश करें उनके कमरे में, तो एक औपचारिक अनुमति लें और औपचारिक अनुमति के बाद सभी चयन बोर्ड के सदस्यों का अभिवादन करते हुए जब आपको कहा जाए तभी आप साक्षात्कार देने वाले प्रत्याशी की कुर्सी पर बैठें। उसके पहले नहीं घुस करके बैठ गए तो बिना कहे नहीं बैठे। ये कुछ एक सामान्य तरीके हैं जो अनइजीनेस में कई बार हम जल्दबाजी में, घबराहट में या कांप रहे हैं, बैठ के जाकर कुर्सी पर, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, कभी इंटरव्यू को ये मत सोचो कि आप फाइट करने जा रहे हैं, मुझे इंटरव्यू फाइट करना है या इंटरव्यू कंटेस्ट करना, ना आपको फाइट करना है ना आपको कंटेस्ट करना है, बल्कि आपको अपने आप को चयन समिति, चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना है। और वो प्रस्तुतिकरण का तरीका, एक तो आपके तरीके हैं, दूसरा जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनका हमको जवाब दे करके अपने ज्ञान और कौशल का परिचय चयन बोर्ड को देना है। तो ये हमारा उद्देश्य होता है। इसलिए हम कोई फाइट और कॉन्टेस्ट करने वाली बात नहीं करते। और जो चयन समिति होती है, ज्यादातर चयन समितियों की स्थिति है जो अभिकरण है, जो अधिकरण या जो अथॉरिटी या हम कहें जो संस्था, चाहे हम लोक सेवा आयोग कहें, जो लोक सेवा आयोग है, तो लोक सेवा आयोग के जो मुखिया होते हैं, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, वो लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से एक व्यक्ति को चयन बोर्ड का अध्यक्ष नामित करता है। तो वही उस पर्टिकुलर चयन बोर्ड को वही हेड करता है, वही उसका अध्यक्ष होता है। और उस अध्यक्ष जो है वो विशेषज्ञों की मदद से इंटरव्यू होल्ड करता है। तो विषय विशेषज्ञ जो होते हैं साधारणतया कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम 3 सदस्य होते हैं। और जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन ज्यादा महत्व रखती है। अब आप जैसे विशेषज्ञ हैं, उन विशेषज्ञों के बारे में पहले से ना तो कोई पूर्व धारणा बनाएं। दूसरा क्या है कि जो विशेषज्ञ आए हैं वे विशेषज्ञ आपके विरोधी नहीं है और ना आपके लिए कोई नकारात्मक भाव रखते हैं, बल्कि वो आपका चयन करने के लिए आए हैं, आपका वो सिलेक्शन करने आए हैं। और जो सिलेक्शन की लिस्ट बनाएंगे उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट को ऊपर और जो उनकी दृष्टि में कम होगा उसको नीचे, तो वो उस क्रम से करेंगे। तो कभी ये ना सोचे कि जो मेंबर बैठे हैं अगर कोई प्रश्न पूछे और आपको लगे कि उसको खासतौर पर निशाना बना रहा है, तो कभी ऑफेंडेड फील नहीं करें कि आपके ऊपर कोई आक्रामक स्थिति है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो विशेषज्ञ हैं, जब शुरुआत होती है, सबसे पहले समिति का अध्यक्ष जो है, जो कि लोक सेवा आयोग का सदस्य होता है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी आपकी क्वालिफिकेशन तमाम होती हैं, वो उनके बारे में
आपसे फिर कंफर्म करता है आपने ये किया, यहाँ से किया, वहां से किया, यस यस जो भी है वो होने के बाद वो भी जनरल प्रश्न एक आध पूछते हैं और उसके बाद वो विशेषज्ञों के हवाले कर देते हैं। विशेषज्ञ भी बारी बारी से पूछते हैं, एक विशेषज्ञ एक बारी पूछेगा, बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। जब वो विशेषज्ञ अपना खत्म कर लेता है अपनी टर्न तो दूसरे पे चला जाता है, तीसरे पे चला जाता है, बीच में कोई एक्सपर्ट नहीं बोलता है क्योंकि हर एक्सपर्ट ओपिनियन बाद में अपनी देगा ही। तो ये जो चयन समिति के सदस्य हैं उनके बारे में चीज और बता दें, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कभी तैयारी करके नहीं आते हैं, जैसा सोचते हैं वो पहले से तैयार प्रश्न कोई तैयारी नहीं करके आते हैं, बल्कि वो आपसे ही प्रश्न लेते हैं। देखा जाए तो ज्यादातर जो इंटरव्यू करता है और सफल इंटरव्यू करता है वो ये है कि प्रत्याशी से सवाल ले, उसका हरेसमेंट ना करे और उसी के सवालों का उसी से जवाब पूछ करके मूल्यांकन करे। ये एक सही तरीका है। तो इस और यही तरीका अधिकांश लोग अपनाते हैं। इसलिए जो चयन समिति या जो भी अपना सिलेक्शन बोर्ड है वो प्रत्याशियों से प्रश्न लेता है। कई बार तो प्रत्याशी से सीधे तौर पर कई बार नहीं अधिकांश पूछा जाता है कि आपने किस टॉपिक पर अच्छी तैयारी की है जिस पर सवाल पूछे। तो आप अच्छे टॉपिक कुछ तैयार करके दे जाएं तो उनका उल्लेख करें तो निश्चित तौर पर उस पर आपको प्रश्न आएंगे। और जब प्रश्न जिस दौरान आएंगे उस प्रश्न में से फिर प्रश्न निकलेंगे या आप कुछ ऐसा बोलेंगे जिसमें से प्रश्न निकलेगा तो विशेषज्ञ आपसे फिर प्रश्न पूछेगा। तो यूं करके जो विशेषज्ञ हैं वो आपके फ्रेंडली हैं, मित्रवती हैं, वो गुरु हैं आपके बट मित्रवत हैं। उनको ये मत सोचो वो आपका कोई अनहित करने आए हैं, वो आपका हित करने आए हैं। तो इसलिए एक भावना ये होनी चाहिए। और जब ये पूरा प्रश्नों और का मामला जब तय हो जाता है तो फिर जो है एक बार जो आपकी अध्यापन अभिवृत्ति है, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसको का मूल्यांकन करने के लिए आपको बोर्ड पे बुलाते हैं। 5 मिनट में बोर्ड पर आप कोई भी टॉपिक, आपको कहा यही जाता है कि आप अपनी रुचि का कोई टॉपिक लें, उस पर पढ़ाएं। तो इसलिए ऐसा टॉपिक जरूर तैयार करके लाएं जिस पे आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। और जैसे मैंने आपको कहा पहले प्रश्नों के बारे में भी, आप पहले से अपने टॉपिक तैयार करके आप खुद तैयार किए हुए हैं और पूछा जाता है, बाकी तो जनरल तैयारी आपको करनी है तो वो टॉपिक्स आप आगे बताएं, यस इन पे आप पूछ लीजिए, इनके संबंध मुझे पता है, सहयोग आंदोलन पे पूछ लीजिए, या आप जो है मतलब कोई भी टॉपिक्स ले लें उस पर आप पूछ सकते हैं। तो जो टॉपिक फिर ऐसे ही कक्षा लेने के लिए जो आपकी अध्यापन अभिवृत्ति को जांचने के लिए जो तरीका है कि बोर्ड पे आगे के क्लासरूम सिचुएशन में किस तरह से आप उस टॉपिक को डील करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे, और 2-3 मिनट में, 5 मिनट में, 4 मिनट में वो लगभग पता चल जाता है कि आपकी जो स्किल है, जो अध्यापन का जो आपकी कौशल है वो कितना है। और जो इंटरव्यू होता है सामान्यतया 20 मिनट से आधे घंटे के बीच का होता है, 20 मिनट से कम नहीं, आधे घंटे से लगभग ज्यादा नहीं होता है। तो ये सब है। अब दूसरा इसके साथ प्रश्न आता है जो अभी प्रश्न में हम नहीं कर पाए अब तक, तो हमने उन प्रश्नों को डील किया है जिसमें एक साइकोलॉजिकल आप तैयारी करते हैं और आप अपने आप को उस साक्षात्कार में प्रस्तुत करने के लिए पेश करते हैं। तो वो तैयारी की बात मैंने की। अब मैं थोड़ी सी बात कि जो साक्षात्कार है उसकी तैयारी कैसे करें तो मैं थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि आगे जो वीडियो आएगा वो सब्जेक्ट बेस्ड होगा और उनमें सब्जेक्ट्स पे हम बातचीत करेंगे। किंतु आज एक जर्नल ये कि कौन कौन से तो साइकोलॉजिकल सवाल हैं, जो पहली बार साक्षात्कार देने आ रहा होता है उसको कोई भी आइडिया नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में क्या है कि वो इस उत्सुकता में वो बड़ा एंशियस होता है जानने के लिए कैसे होता है, क्या होता है। तो वो बातें मैंने आपको बताई और क्या क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए वो बताई। अब मैं थोड़ा सा एक जर्नल, क्योंकि इसमें जो ये वीडियो है ये किसी विषय विशेष के लिए नहीं है, बाकी सभी विषयों के प्रत्याशियों के लिए है जो लोक सेवा आयोग में व्याख्याता के साक्षात्कार पद हेतु जाते हैं। क्योंकि साक्षात्कार वैसे बहुत कम अंकों का होता है किंतु एक एक अंक से फर्क पड़ता है, इसलिए साक्षात्कार बहुत महत्वपूर्ण है। और साक्षात्कार जो है उसके माध्यम से चयनकर्ताओं को भी सुविधा हो जाती है कि वो जो जिसका चयन जिस कार्य के लिए कर रहे हैं वह इसके लिए उपयुक्ततम है। तो ये सब बातें हैं। तो जो सबसे पहली चीज है कि जो स्नातकोत्तर उपाधि होती है जब हम तैयारी में करें तो उसमें स्नातकोत्तर उपाधि में स्पेशलाइजेशन होता है अधिकांश विषयों में, या अगर स्पेशलाइजेशन अलग से नहीं तो 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, स्पेशल होते हैं, और वो
प्रत्याशी की अभिरुचि के होते हैं, तो उन्होंने अपनी चॉइस से ही उन पेपरों को लिया है। तो एक तो उसके बारे में थोड़ी तैयारी करें। दूसरा क्या है कि स्नातकोत्तर लेवल पे कौन सी पुस्तकें पढ़ी, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब अधिकांश जिस तरह का रवैया आजकल हो गया है, उसमें लोग पासबुक भी पढ़ रहे हैं, वो व्याख्याता भी बन जाते हैं पासबुक पढ़ करके, और वो उन्हीं की आगे महिमा मंडन करते रहते हैं। लेकिन उनको जो हर सब्जेक्ट के पीजी लेवल पे या रिसर्च लेवल के जो बेसिक्स जो हैं, फंडामेंटल्स हैं, उनके बारे में जानकारी हो, और ऐसी पुस्तकें जो क्लासिक बुक्स हैं अपने सब्जेक्ट की, उसकी जानकारी हो, और जानकारी इतनी हो कि आपने उसके पन्ने पलट के भी देखे हों और उसके बारे में आप कुछ कह भी सकें। दूसरा क्या है, अगर आपने पीएचडी एमफिल किया हुआ है, तो आपका जो डिसर्टेशन होगा, थीसिस जो होगी, शोध प्रबंध या लघु शोध प्रबंध, उसके ऊपर प्रश्न पूछे ही जाएंगे। इसलिए अगर आपने पीएचडी एमफिल किया हुआ है तो अपनी थीसिस को तो ठीक से देख ही लें। साथ ही जो थीसिस का या डिसर्टेशन का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का जो ब्रॉड फील्ड है, उस ब्रॉड फील्ड के कौन जाइंट्स हैं, कौन बड़े स्कॉलर्स हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब आपने डिसर्टेशन लिखा है तो उसके लिए अनेक विद्वानों की पुस्तकों का भी सहारा लिया होगा, उनका भी आप उल्लेख कर सकें। जैसे मैंने कहा पीजी की क्या की तैयारी के लिए क्या किताबें पढ़ी, तो अच्छी किताब वहाँ भी आनी चाहिए। पीएचडी एमफिल के मामले में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो भी विषय होता है, उस विषय का अपना एक फिलोसफी होती है, दर्शन होता है, फंडामेंट। अब कई जगह तो होता है भाई, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, इतिहास लेखन, ऐसे नाम होते हैं, या उनके ये तो इस तरह से जो ये होता है कि उसका दर्शन क्या है, विषय का जो है फिलोसफी क्या है, उसके बारे में भी आपको जानकारी हो। और विषय, जिस विषय को भी आप जुड़े हैं, उस विषय के बारे में पूछा जाए कि ये विषय है क्या, क्यों ये विषय बना, कैसे बना, इसके अगर कोई हिस्टोरिकल कोई बेसिस हो तो वो भी आप याद करें। और विषय का जो उपयोग है क्या है इसका, और प्रासंगिकता क्या है इसकी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट से पूछा जाए भाई इसकी का क्या यूज है और क्या रिलेवेंस है। अगर यूज और रिलेवेंस नहीं है तो ज्ञान का क्षेत्र नहीं हो सकता, तो उसको भी आपको जस्टिफाई करना होगा। इसी तरह से जो जो जैसे मैंने अभी कहा कि एक दो टॉपिक जो हैं आप ठीक ठीक से तैयार करके करें अपने विषय में, और उनके सभी पक्षों को आप जो है ठीक से समझ लें। और कई दृष्टिकोण होते हैं, किसी भी चीज को देखने के अनेक तरीके होते हैं, लोगों ने देखे हुए भी हैं, वो आप पढ़ लेंगे इस विद्वान ने किस बारे में क्या कहा है, किंतु आपका अपना भी एक नजरिया बनना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने विषय को देखते हैं और आपके विषय की बैकग्राउंड क्या रही है। और उत्तर देते समय जो आपका अप्रोच होनी चाहिए वो थोड़ी विश्लेषणात्मक होनी चाहिए। किसी भी विषय को आप उसके विभिन्न पक्षों को रखते हुए विश्लेषणात्मक तरीके से बात करें। एक तो फैक्चुअल तो भाई ये कहाँ हुआ, हाँ जी यहाँ हुआ, ये कैसे है, ऐसे है, लेकिन उसके बारे में पूछा जाए कि ये ऐसे कैसे है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कैसे है। तो थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच अपनी होनी चाहिए। और इस सब के अलावा जो आपको लिखित परीक्षा में पूछा गया है और इंटरव्यू में पूछा जाएगा, शोध अभिवृत्ति के बारे में भी, जो आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड है उसके बारे में बात की जाएगी। क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड केवल पीएचडी डिग्री या एमफिल डिग्री या किसी शोध उपाधि के लिए नहीं, बल्कि आप जो कक्षा में पढ़ाते हुए हैं वो भी ऐसी सामग्री हो जो जिसमें आपने अच्छी तरह से एनालिटिकल तरीके से विचार करके, एक शोधन करके, शोधात्मक तरीके से चीजों को लाए हों। तो जो शोध अभिवृत्ति है उसके बारे में भी अपनी तैयारी जरूर करें, अपने अपने विषय के बारे में कि किस तरह का शोध है। क्योंकि शोध से उपाधि से सीधा कोई संबंध नहीं है, किंतु असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद है, चाहे विश्वविद्यालय में हो चाहे महाविद्यालय में हो, ये ऐसा एकेडमिक पद है जिसको हम टीचिंग कम रिसर्च का पद कहते हैं। केवल इसमें अध्यापन नहीं है बल्कि शोध कार्य भी आगे करना होता है, करवाना भी होता है। इसलिए शोध अभिवृत्ति पर इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है, प्लस एप्टीट्यूड तो आपका होगा लेकिन मेथोडोलॉजी का आपको आइडिया होना चाहिए। अपने अपने विषयों की अलग अलग पद्धतियां होती हैं, अलग अलग मेथोडोलॉजीज होती हैं, उन मेथोडोलॉजी पर कोई जानकारी हो तो इस तरह से आप अपने तमाम साइकोलॉजिकल जो दबाव हैं उनसे मुक्त होकर पढ़ लिख कर और अपने ज्ञान को बढ़ाकर ज्ञान पर आत्मविश्वास के साथ आप अपना साक्षात्कार दें। और अंधविश्वासों को, या आप कहीं कोई जब सिलेक्शन कमेटी के रूम में घुसो कौन सा कदम आगे बढ़ाएं, आज का रंग कौन सा आपके लिए शुभ है, ये सब अंधविश्वास हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ये जो निषेध हैं ये बिल्कुल बेकार के निषेध हैं। फिर कभी कोई यहाँ पीर के चले जाओ, फकीर के चले जाओ, इधर
साधु महात्मा के चले जाओ, सन्यासी के चले जाओ, मंदिर पर चले जाओ, मनोतियां बोलो, इन सब से तो क्या है, कमजोर पड़ता है। तो आदमी को ताकत जो देता है वो ज्ञान देता है। तो इसलिए अंधविश्वासों से मुक्त होकर ज्ञान पर भरोसा कर अपने तैयारी करें। तो इस तरह से आप जो है अपना साक्षात्कार के लिए मानसिक तौर पर तैयारी करें और अध्ययन भी करें। नमस्कार।